Hello students, in the last lecture of solid state we have learned how to calculate total number of particles in a unit cell. किसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स कितने होते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहां से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी यूनिट सेल के अंदर उसका पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं और डेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक 2D के लिए, एक 3D के लिए। तो पहले मैं बता रहा हूं फॉर 2D यूनिट सेल। For 2D unit cell, packing fraction is equal to the fraction of area occupied by constituent particles. यानी टोटल सरफेस एरिया का कितना परसेंट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो डिस्क होती हैं उसके अंदर, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल के अंदर, वो कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, वो होता है पैकिंग फ्रैक्शन। लाइक 100% पैकिंग फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी एज्यूम डिस्क जो है वो जो है सर्कुलर शेप में होते हैं। तो सर्कुलर शेप में जब आप अरेंज करेंगे तो कुछ कुछ सरफेस छूट जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय all CPs, all disk divided by total surface area of unit cell. That means packing fraction can be written as n into pi r square divided by area of unit cell, where n is number of effective constituent particles, right? तो चलिए अब एग्जांपल करके देखते हैं कि किसी भी 2 डायमेंशनल यूनिट सेल के अंदर टोटल कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड हो सकता है। इसमें कॉमनली हम लोग जो डिस्कशन करते हैं वो स्क्वायर एंड हेक्सागोनल की बात करते हैं, पार्ट ए। Examples, part A, in square unit cell. स्क्वायर यूनिट सेल में जो पैकिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है। रादर इसको मैं करेक्टली बनाऊं तो ऐसे होती है कि ये 4 पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। ये बेसिक पैकिंग हो गई, स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग का एक फेस हमने इस तरह से बना लिया, ये देखिए। तो इसके अंदर एक तो n निकालेंगे, आपको n निकालना मैंने सिखाया। टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल 4 into 1/4। 4 टोटल पार्टिकल है एंड 1 कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 पार्टिकल इन 1 यूनिट सेल इज 1/4, आप देख सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी 1। और क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है, तो मैं जो a लिखूंगा एज लेंथ, दिस कैन बी 2r, ट्वाइस ऑफ द रेडियस, r ये और r ये। तो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया 1 into pi r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 0.78 और 78% कह सकते हैं। दैट मीन्स 78% ऑफ द अवेलेबल स्पेस ऑफ यूनिट सेल, अवेलेबल area of unit cell is occupied by constituent particles and बाकी खाली जगह, खाली सरफेस है। क्लियर? सेकेंड पार्ट में, पार्ट बी, हेक्सागोनल यूनिट सेल में भी बात कर लें। पार्ट बी, इन हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर कुछ इस तरह का फिगर आएगा। इसमें टोटल 7 पार्टिकल हमने बनाया
और आपको पता है कि जो हेक्सागन के एजेज हैं यहां पे जो एटम्स प्रेजेंट हैं दे आर इन कांटेक्ट, कुछ इस तरह से बनता है। देखिए हेक्सागोनल यूनिट सेल कुछ इस तरह की पैकिंग से बनता है। अगर मैं इस तरह से कट करके निकाल लूं यूनिट सेल, कुछ ऐसा, तो आप देख सकते हैं एवरी एज जो ए है, एज लेंथ, इट इज गोइंग टू बी 2r। यहां पे ये जो दोनों स्फेयर हैं, दोनों डिस्क है, इनफैक्ट आपस में कांटेक्ट में रहते हैं। तो इस तरह से हर एक जो एज लेंथ होगा वो 2r के बराबर होगा। यहां मैंने सिखाया था कि एवरी कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय 3 यूनिट सेल एंड जो सेंटर फेस के सेंटर पे एटम है ये कंप्लीटली उसी यूनिट सेल के अंदर है। तो यहां पे n की वैल्यू 6 इंटू 1/3 प्लस 1, 6 ये टोटल और 1/3 इसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में। आप देख सकते हैं 1/3 कंट्रीब्यूट कर रहा है एक यूनिट सेल में। यहां से देखिए आप, अगर आप किसी स्फीयर का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में देखेंगे तो 1/3 1/3 1/3, तो हर एक यूनिट सेल में एक पार्टिकल का, एक डिस्क का कंट्रीब्यूशन 1/3 होता है। तो 6 इंटू 1/3 ये टोटल 2 आ गया। अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला लगाओगे तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया। अब एरिया का मतलब इस पूरे हेक्सागन का एरिया निकालना है एंड हेक्सागन का एरिया कैसे निकालेंगे, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। कैन यू चेक कि ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा और सबका साइड सेम है इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ए की वैल्यू 2r के बराबर है, हमने वहां से दिखा दिया आपको। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है √3/4 इंटू एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 इंटू √3/4 इंटू 2r होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे ये रफली 0.91 आता है, 91%। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल पैकिंग फ्रैक्शन इन 2 डायमेंशनल यूनिट सेल, क्योंकि आप देख सकते हो ये क्लोजेस्ट पैकिंग है, इससे बेहतर पैकिंग नहीं हो सकती, इससे ज्यादा क्लोज पैकिंग नहीं हो सकती 2 डायमेंशनल यूनिट सेल में। क्लियर? तो इस तरह से स्क्वायर में 78% और हेक्सागोनल में 91%, राइट? Part B in 3D unit cell. Three-dimensional unit cell में packing fraction is represented in terms of volume fraction. तो क्या बोलेंगे packing fraction? Packing fraction is equal to, it is equal to the fraction of volume occupied by constituent particles. Constituent particles. तो अगर मैं इसे फार्मूला में लिखूं तो पैकिंग फ्रैक्शन विल बी टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय spheres divided by total volume of unit cell. Clear? Total volume is occupied by spheres will be number of spheres into 4/3 pi r cube upon वॉल्यूम जिस तरह से निकालें, इन जनरल जब क्यूब में वॉल्यूम निकालेंगे तो एज लेंथ का क्यूब करेंगे,
बट अगर और कोई शेप में है तो उस केस में हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं 3D में। पार्ट 1 इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपने सीखा था कि हर कॉर्नर का जो स्फेयर होता है वो कांटेक्ट में रहता है। मतलब ये जो कॉर्नर स्फेयर में बना रहा हूं ये एक्चुअली कांटेक्ट में है। मैंने आपको सिखाया था इसका जो पैकिंग व्यू है वो एक नीचे या ऊपर वाली लेयर बना रहा हूं मैं, इस तरह से होती है। तो ये इसका एक फेस है। तो क्या मैं लिख सकता हूं जो एज लेंथ है a इज इक्वल टू 2r, जो एज लेंथ है क्योंकि ये दोनों स्फीयर कांटेक्ट में है तो एज लेंथ 2r के बराबर हो गया। n का वैल्यू क्योंकि ओनली कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड हम ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो n का वैल्यू 1/8 इंटू 8 दैट इज 1। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब। दिस इज गोइंग टू बी 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब को मैं 2r होल क्यूब रख सकता हूं। इसको आप कैलकुलेट करेंगे 0.52 आ जाएगा। दैट मीन्स ये सबसे लूज पैकिंग होती है, इसमें सबसे ज्यादा एम्प्टी स्पेस होता है। ओनली 52% ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, रेस्ट इज वॉइड स्पेस जिसे हम लोग खाली जगह बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट 2 in body centered cubic। body centered cubic in body centered cubic unit cell सबसे पहले तो हम लोग n निकाल लें। n इज इक्वल टू 1/8 इंटू 1, ये 1/8 इंटू 8 तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हो गया और एक स्फीयर आपका बॉडी सेंटर पे भी है तो +1 क्योंकि बॉडी सेंटर का जो स्फीयर है वो कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर है। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1 यानी कि 2। अब आपको पता है कि ये एटम आपस में टच नहीं करते। इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि 4 स्फीयर्स कांटेक्ट में नहीं है और जो बॉडी सेंटर पे स्फीयर है ये सबके कांटेक्ट में है, थोड़ा ऊपर रखा हुआ है इसके। तो क्या एक बात कह सकते हैं ये कॉर्नर ले लें और ये अपोजिट कॉर्नर ले लें। ये अपोजिट कॉर्नर तो नहीं है एग्जैक्टली, अपोजिट कॉर्नर कहीं यहां होगा। अगर मैं बॉडी डायगोनल खींच दूं तो जस्ट इमेजिन जब आप बॉडी डायगोनल कॉर्नर टू अपोजिट कॉर्नर खींचोगे तो बीच में बॉडी सेंटर से होता हुआ जाएगा वो। तो ये बॉडी डायगोनल की जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, एक कॉर्नर एटम ये और ये बॉडी सेंटर एटम, ये अपोजिट कॉर्नर एटम, ये पूरा बॉडी डायगोनल है। अगर मैं इसको √3a/4 लिख सकता हूं बॉडी डायगोनल, ये √3a होता है बाय डिफॉल्ट एंड दैट कैन बी रिटन एज r। ये r है, ये 2r है एंड ये भी r है। क्या आप चेक कर सकते हैं कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर को जब ज्वाइन करेंगे तो बॉडी सेंटर से होता हुआ गुजरेगा बॉडी डायगोनल। तो एक बॉडी सेंटर पे एटम है, एक कॉर्नर पे है और एक उसके अपोजिट कॉर्नर पे है। तो जब आप कॉर्नर और उसके अपोजिट कॉर्नर के स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन कराएंगे तो बॉडी सेंटर एटम से होते हुए जाएगा। और क्योंकि ये तीनों कांटेक्ट में है, कॉर्नर, बॉडी सेंटर एंड अपोजिट कॉर्नर कांटेक्ट में है, इसलिए ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 4r हो गई। तो यहां से a निकल आएगा। तो a इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाई √3a। तो अब आप पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब। a है 4r अपॉन √3। ये कैलकुलेट करेंगे 0.68 दैट इज 68% ऑफ द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, रेस्ट इज वॉइड, खाली जगह है, वॉइड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। क्लियर? तो कभी भी पैकिंग फ्रैक्शन की हेल्प से वॉइड फ्रैक्शन निकालना हो तो वॉइड फ्रैक्शन इज इक्वल टू
1 minus packing fraction, that is 1 minus 0.68, 0.32. Next is part 3 in face centered unit cell. इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको पता है कि फेस के सेंटर पे भी एक एक एटम होता है, राइट? तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले n की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। कॉर्नर प्लस फेस सेंटर कंट्रीब्यूशन लेना है, ऑलरेडी निकाल चुका हूं मैं। कॉर्नर से अगेन 1/8 इंटू 8 प्लस फेस सेंटर टोटल 6 है और 1/3 कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट सेल के अंदर, तो ये आपका आ जाएगा 1 + 2 यानी कि 1 प्लस ये 1/2 कंट्रीब्यूशन। आई एम सॉरी, सबसे पहले n निकालते हैं। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 फ्रॉम द कॉर्नर एंड इफेक्टिवली 3 फ्रॉम द फेस सेंटर, बिकॉज फेस सेंटर इज कॉमन टू 2 यूनिट सेल्स। तो 6 × 1/2 यानी कि 3, 4 हो गया, n की वैल्यू आ गई। अब हमें एज लेंथ और रेडियस में, रेडियस ऑफ स्फीयर में रिलेशन निकालने के लिए क्या करना होगा? किसी एक फेस को उठा लो। ये सिचुएशन है फेस सेंटर एटम की। फेस सेंटर एटम में जब भी आप फेस पे सेम साइज का एटम रखते हो ना, तो इनका जो कांटेक्ट है जब सेम साइज का एटम फेस के सेंटर में रखोगे तो ये जो चारों एटम कॉर्नर वाले हैं ये कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो फेस सेंटर पे एटम है वो सबके कांटेक्ट में है, तो ये फेस डायगोनल हुआ। और अगर मैं इसकी एज लेंथ a मान लूं तो फेस डायगोनल a√2 होगा। और a√2 क्या मैं लिख सकता हूं? 4r, ये r, ये 2r और ये r, टोटल 4r हो गया। तो यहां से a का वैल्यू आ जाएगा 4r डिवाइडेड बाई √2। क्लियर? तो सिंपली पहले मैंने a निकाला, n निकाला, रैंक ऑफ यूनिट सेल जो आपको पहले से पता है। 1 फ्रॉम द कॉर्नर, 3 इफेक्टिव फ्रॉम द फेसेस, फेस सेंटर्स। उसके बाद कोई एक फेस उठा लिया, क्योंकि ये आपस में कांटेक्ट में हो नहीं सकते, क्योंकि सेम साइज का एटम फेस सेंटर पे रखा हुआ है, तो ये इनका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। तो अभी फेस कुछ इस तरह से मैंने बना लिया, तो ये फेस सेंटर एटम है, ये कॉर्नर एटम के कांटेक्ट में है। तो ये जो फेस डायगोनल है जिसको हम लोग a√2 लिख सकते हैं ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन आप करके देखेंगे तो a√2 इज इक्वल टू 4r, r ये वाला, r ये वाला और 2r ये वाला, क्योंकि ये एकदम कनेक्टेड है, एक दूसरे से कांटेक्ट में है। ठीक है, तो इस तरह से a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता है। अब आप पैकिंग फ्रैक्शन के फार्मूला में रख दो तो आपको पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4 × 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब। a है आपका 4/√2 क्यूब। दिस कम्स आउट टू बी 0.74 और 74%। ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। अगर आपको वर्ड फ्रैक्शन निकालना हो तो वर्ड फ्रैक्शन 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, दैट इज 26%। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल पैकिंग फ्रैक्शन इन ए क्रिस्टल ऑफ वन टाइप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर एक ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कोई क्रिस्टल बनाए, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में सबसे ज्यादा इफेक्टिव पैकिंग होती है। इसका मतलब पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सिमम 74% आएगा। क्वेश्चन करते हैं। इन ए क्रिस्टल, इन ए क्यूबिक क्रिस्टल, atom A occupy corner and B occupy face center. Calculate the formula of crystal. कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल। तो चलिए, कभी भी स्टोइशियोमेट्री निकालना हो, फॉर्मूला निकालना हो किसी क्रिस्टल का, तो जितने भी एटम्स उस क्रिस्टल
को बनाने में शामिल होते हैं उनकी एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ स्पेस निकाल लो जितने एटम शामिल हैं, उससे अपना फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे ए प्रेजेंट है कॉर्नर पे, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ ए एटम कितने हुए, ए एटम्स, इट इज गोइंग टू बी 1/8 into 8 यानी कि 1। इफेक्टिव नंबर ऑफ बी एटम्स कितने हो गए, क्योंकि बी फेस सेंटर पे है, बी ऑक्यूपाई फेस सेंटर और फेस सेंटर, तो 6 into 1/2 दैट इज 3, यानी A1 है B3 है, तो फार्मूला क्या हो गया A1 B3 दैट इज AB3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स ABC फॉर्म अ क्रिस्टल। एलिमेंट्स AB, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स ABC फॉर्म अ क्रिस्टल, A इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, इसका मतलब A का इफेक्टिव 1 हो गया। B इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर एक ही होता है किसी भी यूनिट सेल में, 1 हो गया। एंड C इज प्रेजेंट एट एज सेंटर, एज टोटल होती है 12 और कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 एवरी एज, हर एक एज जो होती है किसी भी यूनिट सेल के अंदर हर एक एज टोटल 4 यूनिट सेल में कॉमन होती है, तो 1/4 हो गया यानी 3 हो गया, तो फार्मूला क्या आ गया A1 B1 C3। क्लियर। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल की डेंसिटी उसके यूनिट सेल की डेंसिटी के बराबर होती है, बिकॉज यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल विच एक्सप्लेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल निकालने के लिए सिंपली हम लोग डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकाल लेंगे, और डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हम लिख सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। Mass of unit cell can be written as number of particles into mass of one particle. Mass of one particle is formula mass upon Avogadro number. एक फार्मूला मास में, एक एटॉमिक मास में, ग्राम एटॉमिक मास में या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो उससे डिवाइड कर दिया तो एक पार्टिकल का मास निकल आया। इफेक्टिवली n पार्टिकल है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम डिपेंड करता है कि किस तरह का यूनिट सेल है, नॉर्मली हम लोग क्यूबिक सिस्टम में कैलकुलेट करते हैं तो a क्यूब कर सकते हैं, तो डेंसिटी कैन बी रिटन लाइक दिस। तो n है यहां पे number of effective constituent particles in the unit cell या रैंक ऑफ यूनिट सेल, m है मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास, एंड वॉल्यूम आप निकाल लेंगे, Na है एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये तो तब हुआ फॉर्मूला जब उस पूरे क्रिस्टल के अंदर एक ही टाइप का पार्टिकल हो। If the crystal contain more than one type particle, if the unit cell contain let's say two type of particles, two type of constituent particles, तो फार्मूला डेंसिटी का हो जाएगा N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन Na इंटू वॉल्यूम। नोटेशंस काफी क्लियर हैं, लाइक n है, N1 है इफेक्टिव नंबर ऑफ CP1, N2 है इफेक्टिव नंबर ऑफ CP2, M1 है मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट ऑफ CP1 एंड M2 है एटॉमिक वेट ऑफ CP2, बाकी Na वही है एवोगैड्रो नंबर। तो पुटिंग द वैल्यूज यू कैन फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, बट डेंसिटी निकालते वक्त यूनिट का ध्यान रखना, नॉर्मली हम लोग यूनिट ग्राम पर सीसी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूज ग्राम एटॉमिक मास आउट है। एंड यहाँ पे जो वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस का यूनिट यूज करना वो सेंटीमीटर यूनिट यूज करना, बिकॉज नॉर्मली एज लेंथ पिकोमीटर एंगस्ट्रॉम इस तरह के यूनिट में दिया होता है, तो उसे कन्वर्ट करने का। ट्राई दिस क्वेश्चन, an element having atomic mass 100 having a BCC structure has a unit cell edge length of 400 picometer, calculate the density। तो मास दिया हुआ, एटॉमिक मास दिया हुआ है 100,
एंड एज लेंथ 400 पिकोमीटर दिया है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻10 सेंटीमीटर या फिर 10⁻12 मीटर। बीसीसी स्ट्रक्चर में n का वैल्यू 2 होगा एंड डेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, तो n यानी 2 इंटू एटॉमिक मास 100 अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.023 10⁻23 इंटू 400 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। This comes out to be 5.2 gram per centimeter cube. Fine. Try this next question. Platinum crystallizes in FCC unit cell of edge length 3.92 angstrom. Calculate the density and atomic radius. Platinum metal FCC lattice में crystallize होता है, उसका edge length पता है, उसका density और atomic radius निकालना है। Fine. तो edge length दिया है A is equal to 3.92 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है कि FCC लैटिस में एज लेंथ और रेडियस को कनेक्ट करने का क्या फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो 4r इज इक्वल टू a√2। इफ यू रिकॉल, अभी मैंने इसी लेक्चर में बताया था कि अगर मैं फेज डायगोनल लिखता हूं तो ये फेज डायगोनल, ये कॉन्टैक्ट में होंगे तीनों एटम्स, ठीक है। तो ये अगर कांटेक्ट में होंगे तो a√2 मस्ट बी इक्वल टू 4r, r प्लस 2r प्लस r। तो वही फॉर्मूला दोबारा लगा रहे, तो r आ जाएगा a√2 डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से a का वैल्यू अपने को पता है 3.92 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 4। दिस कम्स आउट टू बी 1.38 एंगस्ट्रॉम ऑलमोस्ट। डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। डेंसिटी इज इक्वल टू n की वैल्यू एफसीसी लैटिस में कितनी होगी, एफसीसी लैटिस में n की वैल्यू 4 होती है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा 4 इंटू एटॉमिक मास 195 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.023 10⁻23 इंटू जो एज लेंथ है वो 3.92 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, 10⁻⁻8 कर दीजिए सेंटीमीटर में और क्यूब कर दीजिए। This comes out to be 21.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग वर्ड्स के बारे में सीखेंगे और क्लोज पैकिंग के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।